मुग़ल काल के बारे में यानी 16वीं 17वीं शताब्दी के बारे में हमने बहुत सी बातें जानी और निश्चित रूप से ऐसा हमको लग रहा होगा कि व्यवस्था बड़ी सुचारू थी। जिस तरह का शासन सम्राट चलाते थे वह कतई संभव नहीं था यदि शासन व्यवस्था ठीक ना हो। हमने ये भी देखा कि किस तरह महिलाओं की भूमिका भी इस काल में बहुत महत्वपूर्ण थी और बाद के समय में तो जहांगीर के काल में तो नूरजहां सर्वे सर्वा हो चली थी। लेकिन इसके बावजूद इनकी शासन व्यवस्था मुग़ल काल की हम अपने भारतीय इतिहास के उस काल की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं शाही नौकरशाही की, यानी शासकीय प्रशासन की। मुग़ल प्रणाली क्या थी? भारतीय इतिहास की सर्वाधिक सुनिश्चित, सर्वाधिक सुव्यवस्थित और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सुसंगठित शासन व्यवस्था के रूप में इसे देखा जाता है। पूरे विस्तार में थी। ये भारतीय और विदेशी दोनों तरह की शासन व्यवस्थाओं का एक तरीके से सम्मिश्रण था। जहाँ तक केंद्रीय व्यवस्था की बात थी या हम प्रांतों की व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय और प्रांतीय शासन प्रबंधन जो था वह मूल रूप से फारसी, अपनी प्रकृति में वह फारसी था और फारसी शासन व्यवस्था से मानो पूरा ले लिया गया था। यह केवल केंद्र और प्रांतों की बात हो रही है। यदि हम नीचे जाएं यानी प्राथमिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, तो स्थानीय स्तर पर हम देखेंगे कि जो व्यवस्था थी वह भारतीय थी। ये एक बहुत बड़ी समझदारी का काम मुग़ल सम्राटों ने किया था, क्योंकि स्थानीय व्यवस्था तक फारसी व्यवस्था की पहुंच होना और स्थानीय लोगों तक उसकी समझ होना, ये शायद बहुत कठिन काम होता है इतने विशाल सम्राट में, इसे विशाल साम्राज्य में। तो इसलिए उन्होंने यह मामला स्थानीय लोगों तक ही छोड़ दिया और स्थानीय व्यवस्था जो थी वो स्थानीय परंपराओं और स्थानीय नियम कानून के अनुसार चलने की एक तरह से अनुमति दी। इस फारसी व्यवस्था में जो केंद्र और प्रांत थे, इसका हमने जिक्र किया कि वह जैसे का तस ले लिया गया था। केंद्रीय व्यवस्था आखिर कैसी थी? तो हम थोड़ी सी बात करें केंद्रीय शासन पर। तो केंद्रीय शासन में सबसे पहले आते थे सम्राट, सर्वे सर्वा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और इसके साथ ही सर्वोच्च अधिकारी। चाहे वह न्याय का मामला हो, वह सर्वोच्च न्यायाधीश था। सेना के मामले में वह सर्वोच्च सेनापति था। कानून बनाने के मामले में वह सबसे बड़ा कानून निर्माता था। समाज और सम्राट की व्यवस्था के मामले में सबसे बड़ा व्यवस्थापक भी था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर वह सर्वोच्च शासक था। इस प्रकार और इसके साथ ही सम्राट को एक दैवीय प्रतिनिधि के रूप में जो देखा जाता था, ईश्वर का वो प्रतिनिधित्व करता था, यह उसमें उसकी शक्ति में, उसके शक्ति प्रदर्शन में एक तरीके से चार चांद लगाता था। आपको याद होगा मैंने पूर्व में जिक्र किया है कि ये जो प्रतीक चिन्ह चेहरे के चारों तरफ बनाने की परंपरा चित्रकारों ने जो 16वीं शताब्दी में की, वो यूरोपीय परंपरा से मैरी वर्जिन और ईसा के चित्रों से ली गई थी, जिसे हम हैलो भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसके पीछे मकसद यही था कि राजा की शक्ति को इतना आगे दिखाया जाए कि जनता उसके वजन से पूरी दबी रहे। और इस प्रकार दैवीय प्रतिनिधि की भावना
की कल्पना भी इसी रूप में सामने आई थी। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर सम्राट जो था वह सर्वोच्च शासक, सर्वोपरि था। केंद्रीय शासन की श्रृंखला में जो दूसरा जो स्थान था वह था मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद में प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों में सहायता करने के लिए विभिन्न विभागों के मंत्री हुआ करते थे, और ये मंत्री जो हैं इनकी नियुक्ति सम्राट ही करते थे। सो हर विभाग के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करना भी सम्राट का ही एक दायित्व होता था, और वह अपनी पसंद के, अपने विवेक से, अपने कौशल से वह तय करता था कि किसे मंत्री बनाया जाए और किस विभाग का मंत्री बनाया जाए। यदि हम मंत्रियों की बात करें तो उसमें मंत्रीगण, मंत्रिमंडल में सबसे ऊंचा स्थान था प्रधानमंत्री का, जिसे वकील भी कहते थे और बाद में वजीर भी कहा जाने लगा। प्रधानमंत्री, वकील, वजीर, ये एक ही शब्द है। ये इनका जो दायरा था वह अपरिमित था। दूसरे शब्दों में एक प्रधानमंत्री सभी विभागों का अध्यक्ष माना जाता था। जैसा आज भी प्रधानमंत्री यानी सभी विभागों के अध्यक्ष के रूप में ही देखते हैं, ऐसी ही परिकल्पना के साथ उस समय भी प्रधानमंत्री या वजीर को देखा जाता था, और वह इस हिसाब से, इस मायने में बड़ा ताकतवर होता था। शायद इसी कारण अकबर ने बैरम खान के बाद इस पद को ही हटा दिया, वजीर की नियुक्ति ही समाप्त कर दी। कारण शायद ऐसा लगता है कि तत्कालीन सम्राट केंद्र शासन में या तत्कालीन शासन में किसी दूसरी सत्ता को अपने निकट नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि ये संभावना हमेशा रहती थी कि इतने ताकतवर सत्ता कहीं और केंद्रित ना हो। इसलिए संभवतः अकबर ने वजीर और या प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति थी उसे समाप्त कर दी। मंत्रीगणों की श्रेणियों की बात करें तो उसमें दूसरी श्रेणी है दीवान या वित्त मंत्री। आर्थिक विषयों में वित्त मंत्री जो है आज की तरह ही एक तरीके से बादशाह का, सम्राट का प्रतिनिधि होता था, क्योंकि आर्थिक सत्ता तो उसी के हाथ में थी। अकबर के समय मुजफ्फर खान और फिर टोडरमल इस पद पर नियुक्त किए गए थे, और टोडरमल अकबर का एक तरीके से दायां हाथ ही हो गया था। तीसरी श्रेणी या तीसरा मंत्री, तीसरा सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी कहलाता था। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च मंत्री हुआ करता था। वह सेना संबंधी सभी तरह के कार्य देखता था, साथ ही मनसबदार, घोड़े और सेना से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर नजर रखता था, उसके लिए जिम्मेदार होता था। वित्त मंत्री और मीर बख्शी के बाद प्रधान काजी, काजी यानी जो न्याय करते हों। और हम पहले ही जान चुके हैं कि मुगल सम्राटों के मन में, विशेषकर अकबर के काल में, न्याय पर इन लोगों ने कितना जोर दिया था। तो प्रधान काजी जो होता था वो हर प्रांत और हर जिला और नगर के काजियों की नियुक्त करता था। साथ ही साथ फौजदारी मुकदमों को भी देखता था, क्रिमिनल केसेस को भी वह देखता था, और पूरी जो न्याय व्यवस्था थी इसी के मातहत संचालित होती थी। इनके अलावा कुछ और पद भी थे। उनमें सदर जहां या हम कह सकते हैं मुख्य सदर, जो धर्मार्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद खानसामा सामानों का जो मुखिया होता था, सामानों के प्रबंधन का मुखिया
उसे खान सामा कहते थे, राज्य भंडार प्रबंध का मुख्यमंत्री। फिर मुख्य काजी, प्रधान काजी और मुख्य काजी में अंतर है। प्रधान काजी तो मैं बता चुका हूं, जो सभी काजियों को नियुक्त करता था और फौजदारी मुकदमे देखता था। लेकिन एक होता था मुख्य काजी, जो न्याय संबंधी मामलों में राजा को एडवाइस देता था, उसका परामर्श दाता था, उनको समझ देता था, कानूनी परामर्श देता था, वह कहलाता था मुख्य काजी। मुहतसिब, पूजा के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाला पद। मुहतसिब, पूजा के नैतिक संबंधी पहलुओं को देखने वाला व्यक्ति। और इस प्रकार कई और अन्य पदाधिकारी थे जो सम्राट के केंद्रीय प्रशासन में सहयोग देते रहते थे, योगदान देते थे और उसके लिए जिम्मेदार रहते थे। इसके बाद केंद्रीय शासन के बाद अगला है प्रांतीय शासन। प्रांत इतना बड़ा साम्राज्य था, उसे चलाने की आवश्यक था कि उसे टुकड़ों में बांटा जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि ये तो संभव है नहीं कि राजधानी से सम्राट अकेला पूरे साम्राज्य की गतिविधियों पर नज़र रखे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून संबंधी बात हो, चाहे सैन्य संबंधी बात हो, या जन मानस की आवश्यकताओं की पूर्ति की बात हो। तो इसलिए प्रांतों में बांटा गया और इस प्रकार विकेंद्रीकरण करके पूरी व्यवस्था की गई। इन प्रांतों में जो शासन व्यवस्था थी वह बिल्कुल लगभग केंद्र जैसी ही थी, अर्थात वहाँ भी एक मंत्री, प्रधानमंत्री होते थे, उसके साथ उनका मंत्रिमंडल होता था और जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो विभिन्न विभागों के अपने अध्यक्ष होते थे। अकबर के काल में पूरे साम्राज्य को 15 सूबों में या 15 प्रांतों में बांटा गया था, यानी 15 सूबेदार होते थे। बाद में ये संख्या थोड़ी बढ़ गई, जहांगीर के काल में 17 हो गई और शाहजहां के आते आते तो इनकी संख्या 22 हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे सूबों का निर्माण हुआ और सूबों की व्यवस्था एक आवश्यक व्यवस्था मानते हुए न केवल इसे रखा गया बल्कि इसे बढ़ाया भी गया, इसका दायरा बढ़ाया गया और ज़्यादा विकेंद्रीकरण करने के प्रयास में संख्या बढ़ाई गई और जो साम्राज्य था वह भी बढ़ गया था। तो बढ़ते हुए साम्राज्य की पूर्ति के लिए, की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी जरूरी था कि सूबों की संख्या बढ़ाई जाए। ये जो सूबे थे इनकी व्यवस्था के लिए भी बहुत से अधिकारी हुआ करते थे और जैसा कि मैंने बताया मंत्रिमंडल या मंत्रीगण उसी तरह का होता था जिस तरह का केंद्रीय शासन हुआ करता था। प्रांतीय व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी तो थे, पहला सूबेदार जो प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था, सूबेदार। दूसरा था दीवान, जैसा कि शब्द से ही लगता है, दीवान यानी आर्थिक मामलों को देखने वाला। वह राज्य का, प्रांत का सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी होता था। तीसरा बख्शी, बख्शी यानी प्रांतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी। फिर वाकिया नवीस, वाकिया नवीस होते थे जो प्रांत के गुप्तचर विभाग के मुखिया होते थे और यह गुप्तचर विभाग तत्कालीन काल में उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग माना जाता था, खुफिया विभाग। तो उसके मुखिया को कहते थे वाकिया नवीस। एक अन्य प्रांतीय पद था कोतवाल, जो कोतवाल यानी सभी नगरों के प्रबंधकों को कोतवाल कहते थे। फिर सदर काजी, सदर काजी एक ऐसा ओहदा था, एक ऐसा पद था जिसमें जनता की जो नैतिक
नैतिक चरित्र पर नजर रखने वाला, किसी तरह के गैर नैतिक कार्यों में लिप्त पाए जाने पर उन मामलों को देखने का कार्य सदर काजी का हुआ करता था। तो दूसरे शब्दों में नैतिक मूल्यों को लेकर भी प्रांतीय स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद आते हैं हम जिला प्रशासन पर। प्रत्येक प्रांत सरकारों में विभक्त थे, सरकारों में बटे हुए थे, और सरकार मतलब होता था जिला। उन दिनों में सरकार शब्द का उपयोग किया जाता था जिले के लिए, और इसका जो मुखिया होता था वो फौजदार जिले का प्रमुख अधिकारी होता था। प्रत्येक प्रांतों में अमलगुजार जिले की वित्त व्यवस्था देखता था। अमलगुजार के बारे में बारंबार जिक्र किया गया है कि अमलगुजार वह व्यक्ति था जो राजस्व एकत्रित करने के काम में मुख्य भूमिका निभाता था। तो जो जिले के स्तर में जो राजस्व की व्यवस्था थी, कराधान की व्यवस्था थी, और वित्त संबंधी अन्य बातें जो हुआ करती थी जिले स्तर में, वह अमलगुजार के मातहत होती थी। प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के बाद परगना आता था। परगने में जिले बढ़ जाते थे और वहां का मुखिया सिकदार कहलाता था, जो वहां का प्रधान अधिकारी होता था। जिस प्रकार अमलगुजार जिला का वित्त अधिकारी होता था, उसी तरह आमिल परगना का वित्त अधिकारी हुआ करता था। तो परगना एक तरीके से, यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें, तो परगना यानी एक तरीके से हम मान सकते हैं कि वह ब्लॉक रहा होगा। ब्लॉक स्तर पर शिकदार को प्रधान अधिकारी बना दिया गया, और वित्त के मामले में ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी नियुक्त था उसे आमिल कहा जाता था। अगली जो व्यवस्था जो बहुत चर्चित रही मुगल काल में, वह थी मनसबदारी व्यवस्था। चंगेज खान, जिसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, मंगोल क्षेत्र से उपजा बहुत प्रसिद्ध राजा सम्राट। चंगेज खान ने उसकी जो सेना थी उसको दशमलव पद्धति से बनाया था। उसका जो गठन किया था सेना का दशमलव पद्धति से। सबसे छोटी इकाई 10 और सबसे बड़ी इकाई 10,000। किसकी छोटी इकाई और बड़ी इकाई? सेना की जो सबसे छोटी यूनिट थी उसमें 10 सैनिक, और जो सबसे बड़ी यूनिट कहलाती थी उसमें 10,000। भारत में अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा लागू की थी, उस मनसबदारी प्रथा में भी चंगेज खान के यही दशमलव पद्धति को अपनाया उसने, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बड़े वैज्ञानिक तरीके से उसने मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया। A.J. कैसर जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उस काल के इतिहास लिखने वालों में, उनके अनुसार तो अकबर ने 1573-74 में मनसबदारी प्रथा आरंभ की, और उसकी शुरुआत ही उसने इस दशमलव पद्धति के आधार पर सेना के यूनिटों के निर्माण के साथ की। शाही नौकरशाही और उसके विभिन्न अंग, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो प्रांत सूबा हो, या स्थानीय स्तर पे हों, ये व्यवस्था अपने तय पर्याप्त नहीं थी शासन चलाने के लिए। एक सुसंगठित शासन व्यवस्था के लिए तत्कालीन समय में यह आवश्यक था कि सैन्य व्यवस्था भी उतनी ही मजबूत हो
जितनी कि शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। तो अब हम बात करते हैं जाट एवं सवार की। ये क्या थे? ये बड़ा रोचक है उस समय की सैन्य व्यवस्था को समझने का, और किस तरीके से एक बुद्धि लगाकर कैसे सुनिश्चित किया गया कि बड़ी संख्या में सेना उपलब्ध रहे, लेकिन साथ ही साथ उसको देखने का कार्य, उसके मेंटेनेंस का कार्य किसी अन्य पर छोड़ा जा सके। जहाँ तक मनसबदार, ये पद एक हुआ करता था। जाट एवं सवार ये दो पदों के नाम हैं, और ये पद किसी एक व्यक्ति पर सीमित, एक व्यक्ति को दिए जाते थे। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जिसे मनसबदार कहा जाता था, उसे दो अन्य पद उसे धारण करने होते थे। पहला पद कहलाता था जाट। ब्लैकमैन के अनुसार एक मनसबदार, ब्लैकमैन आपको याद होगा, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में बारंबार किया है, जिसने मुगल इतिहास पर काफ़ी विस्तार से लिखा है और अनुवाद किया है। एक अंग्रेज जिसने इन ग्रंथों को, तत्कालीन ग्रंथों को जो फारसी में लिखे गए थे, संस्कृत में लिखे थे, उनके अनुवाद में इसका बहुत बड़ा योगदान है। उसने लिखा है कि जो एक मनसबदार जो होता था, मनसबदार दो पदों का वो रखता था अपने पास रुतबा, और इसमें पहला था अपने पास उसके जितने सैनिक हैं उतने का वो जाट कहलाता था, और जितने घुड़सवार हैं उतने का वह सवार का सूचक होता था। दूसरे शब्दों में, यदि ठीक दूसरे शब्दों में बताया जाए तो एक व्यक्ति मनसबदार है। मनसबदार होने की हैसियत से वह दो ताकतें, दो शक्तियां या दो पद अपने पास रखता है। पहला पद कहलाता है जाट, अर्थात सैनिकों की संख्या कितनी रखता है। यदि सैनिकों की संख्या वो 5000 है उसके पास, अपने खुद के सैनिकों की संख्या, इसका मतलब वह मनसबदार 5000 जाट का मनसबदार है। साथ ही वही मनसबदार घोड़े भी रखता था और उसके पास घुड़सवार भी होते थे। कल्पना करिए, यदि उसी मनसबदार के पास 2000 घुड़सवार हैं, तो इसका मायने ये हुआ कि एक मनसबदार के पास 5000 जाट और 2000 घुड़सवार, 2000 सवार हैं। तो इस प्रकार उसका ओहदा जाट और सवार के आधार पे निर्धारित होता था। ये घुड़सवारों की संख्या, ये शब्द जो हैं घुड़सवारों की संख्या और पैदल सेना की संख्या के सूचक थे। 1611 में, यानी जहांगीर के काल में, उसने खुर्रम को, अपने बेटे शाहजहां को, उसने 10,000 जाट और 5,000 सवार का मनसब दिया था। मैं पुनः दोहरा दूं, 10,000 जाट और 5,000 सवार का मनसब जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को दिया था। तो इस प्रकार वह एक मनसबदार का ओहदा भी रखता था राजकुमार के नाते। यहाँ पर यह आपको जानना होगा कि इन मनसबदारों की बहुत सी श्रेणियाँ थीं। जैसा कि बताया गया है कि मैंने बताया कि 5,000 पैदल सैनिक, 2,000 घुड़सवार सैनिक, तो वो 5,000 जाट और 2,000 सवार का मनसबदार है। ऐसे ही कोई मनसबदार 15,000 का सवार और 20,000 का जाट रखे तो उसका ओहदा कुछ दूसरा है। इसको लेकर हम श्रेणियों की बात कर सकते हैं, और उन श्रेणियों में अबुल फजल, जो तत्कालीन ग्रंथ को जिसने लिखा है आयन अकबरी, अकबरनामा, आयन अकबरी में वो 66 मनसब, 66 श्रेणियों के जिक्र करता है। मनसबदारों की 66 श्रेणियां वो बताता है, 66। लेकिन जब उसको विस्तार से पढ़ा जाए तो उसने कुल मिलाकर मात्र 33 श्रेणियों का विस्तृत उल्लेख किया है।
33 श्रेणियों का विस्तृत उल्लेख किया है। वैसे 66 श्रेणियां रही होंगी। अकबर के काल में सबसे ज़्यादा मनसब 10,000 का हुआ करता था और सबसे कम 10 का। ये अकबर के काल की बात करें, 10,000 का मनसब सबसे बड़ा और 10 का मनसब सबसे छोटा। 5,000 के ऊपर के जो मनसब थे वह सामान्यतया या हमेशा शाही परिवार के लोगों को, चाहे वो राजकुमार हों चाहे वे शाहजादे हों, इन लोगों को दिया जाता था, क्योंकि बड़े मनसब यानी बड़ी ताकत। तो इसलिए ये जो बड़े मनसब थे जिनको हम 5,000 के ऊपर की संख्या मान सकते हैं, ये सामान्यतः शाहजादों को, राजकुमारों को दिए जाते थे और अकबर काल में 10,000 अधिकतम था। लेकिन अकबर के बाद, तुरंत बाद थोड़ी स्थितियां बदली और 12,000 तक के मनसब दिए जाने लगे। और तो और जहांगीर के काल में मनसबदार की ये जाट सवार रैंक जो था, ये जो श्रेणी थी, वह बढ़ के अधिकतम 40,000 पहुंच गए, 40,000। कहाँ अकबर ने 10,000 उसकी ऊपर की सीमा रखी थी और यहाँ जहांगीर 40,000 दे रहे थे और शाहजहां और 2 कदम आकर उसने मनसबदारी 60,000 की भी रखी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन मनसबदारों की बहुत सारे वर्ग थे और इनकी मूलतः मनसब में 3 श्रेणियां थीं। प्रथम श्रेणी, यदि जाट मनसब 5,000 5,000 यानी बराबर हैं, जाट और मनसब दोनों बराबर हैं, 5,000 और 5,000, तो वो पहली श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा, यानी सबसे ऊंचा, मनसबदारों की श्रेणी में सबसे ऊंचा। 5,000 5,000 बराबर होना। और दूसरी श्रेणी ऐसी होती थी जिसमें जाट मनसब 5,000 और सवार मनसब 2,500 से अधिक हों। 5,000 2,500। तीसरी और अंतिम श्रेणी जिसमें जाट मनसब 5,000 और सवार मनसब 2,500 से कम हों। तो इस प्रकार ये 3 श्रेणियां बना दी गई थी मनसबों को लेकर। और जैसा मैंने बताया कि 66 मनसबों का उल्लेख है और मोटा मोटा ये उसका वर्गीकरण है। इन मनसबदारों की जो नियुक्ति होती थी या पदोन्नति थी या उनको पद से हटाने का काम होता था, वो सब राजा के द्वारा होता था, सम्राट के द्वारा ही, सम्राट के नाम से ही होता था। 10 से 500 तक जो थे वे लोग मनसबदार कहलाते थे। 500 से 2,500 तक के मनसबदार अमीर कहलाते थे और 2,500 से अधिक के मनसबदार अमीर ए उम्दा कहलाते थे। तो इस प्रकार मनसबदारों की ये श्रेणियां जो 3 प्रकार से हैं, इनके नामकरण इस प्रकार किए गए थे: मनसबदार, अमीर और अमीर ए उम्दा। जहांगीर के समय में दुअप्पा और सियप्पा प्रणाली लागू हुई। ये क्या है? और को ये याद रखना जरूरी है कि ये जो प्रथा है दुअप्पा और सियप्पा की, वह जहांगीर के काल में लागू हुई। इसके तहत सवार पद में वृद्धि होती थी, केवल सवार में। दुअप्पा का मतलब सवार के पद के 2 गुने घोड़े, और इसका आशय मतलब ये कि सवार के पद के 3 गुने वाले सियप्पा। 3 गुना घोड़े, 2 गुना घोड़े। 1 अप्पा मतलब सवार के पद के बराबर घोड़े। सवार का पद आपको जितने का मिला है, 5,000 का सवार का पद है तो 5,000 घोड़े होंगे। तो ये इस प्रकार वर्गीकरण किया गया था, श्रेणियां बनाई गई थी अपने मनसबदारों को बांटने के लिए।
मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वो सामान्यतया नगद हुआ करता था, क्योंकि नगद के बल पर ही यदि नगद मिलेगा तो उसी के आधार पे तो ये सेना और घुड़सवारों की देखरेख हो सकती है। उन पर किया जाने वाला व्यय इसी नगद वेतन से ही मनसबदार करते थे। तो सामान्यतया ये प्रथा थी कि नगद में उन्हें वेतन दिया जाता था, लेकिन हमें ऐसे कई उदाहरण भी मिले हैं जहां वेतन देने के साथ साथ नगद के साथ साथ जागीर भी दी गई है। जागीर देने का अर्थ क्या हुआ कि एक जागीर दी गई है, एक जमीन का हिस्सा दिया गया है, उस जमीन के हिस्से से होने वाली आय का कुछ हिस्सा मनसबदार के पास जाता था, पूरा नहीं। तो मनसबदार कई बार जागीरदार भी होते थे और उस जागीर से होने वाली आय का एक हिस्सा ये लोग अपने पर व्यय करते थे और साथ ही साथ अपने मातहत आने वाले सैनिकों और घुड़सवारों पर भी खर्च करते थे, घोड़े पर भी खर्च करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जागीर देने की प्रथा भी उस समय जो की गई वह उन लोगों को और ज़्यादा ताकतवर बना रही थी। ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये मुगल काल की एक बहुत मजबूत व्यवस्था थी और मुगल सैनिक प्रबंधन का एक तरीके से वो मुख्य आधार थी। मुगल सैनिक सत्ता, मुगल सैनिक प्रबंधन पूरी तरह इस मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। मुगल साम्राज्य के विस्तार, मुगल साम्राज्य के व्यवस्थापन और मुगल साम्राज्य की सुव्यवस्था में इस मनसबदारी प्रथा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मनसबदारी व्यवस्था एक बहुत ही अहम व्यवस्था थी और हाँ, इसके साथ ही इस मनसबदारी व्यवस्था के जरिए एक और प्रयास भी किया गया था हिंदू और मुस्लिमों को बराबर निकट रखने का, क्योंकि मनसबदार नियुक्त करते समय धर्म और जाति नहीं देखी जाती थी, कौशल, समर्पण और ये भावनाएं किसी को मनसबदार बनाने के पीछे निहित होती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था जो थी वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी और इस व्यवस्था में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नियुक्त किए जाते थे।